साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर विधानसभा से बीजेपी के टिकट की उम्मीद कर रहे हैं विधायक के लिए अमित कुमार राणा जी। उनसे हम जो उनके विचार हैं आपके साथ रूबरू कराएंगे। जी स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। टिकट मांग रहे हैं नगर विधानसभा से, तो क्या उम्मीद है आपको बीजेपी पार्टी से आपको टिकट दे पाएगी, और अगर दे तो क्यों दे? देखिए साहब, क्या है कि पार्टी टिकट दे पाएगी ये तो सभी जितने भी प्रत्याशी होते हैं सब उम्मीद रखते हैं, मैं भी उम्मीद रख रहा हूँ। बाकी तो ये है डिसीजन हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, आला कमान है, वो सब डिसाइड करेंगे। दिल्ली में, राजस्थान में बैठे हुए जयपुर में लोग, तो वो अपने आप देखेंगे कि किसको टिकट देना है, कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। वो सारे उस पर एनालिसिस करेंगे, हर व्यक्ति के बारे में, हर व्यक्ति का प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर देखेंगे कौन बेटर है। अब जहां तक बात आती है कि मुझे क्यों दे, देखिए सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, मैं किसी का ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे से बेकार हैं। सभी अच्छे प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या है कि हर किसी में कुछ खूबी होती है, कुछ बेटर होता है। तो मैं सिर्फ इसलिए टिकट मांग रहा हूं क्योंकि मैंने पहले तो पत्रकारिता की है। 9-10 साल से मैं जो है राज्यसभा कवर करता रहा, लोकसभा कवर किया, पार्लियामेंट संसद में गया, तो मुझे एक बहुत नज़दीकी से मैंने राजनीति को देखा है, समझा है। इसके अलावा प्रशासन से कैसे काम कराने होते हैं उन चीज़ों को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। एक पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से, अपनी मैगजीन के माध्यम से पहले भी उठाया है। तो इसलिए मेरा एक जो है बेहतर, एक जो मैं ये कहूँगा कि मेरा बाकी लोगों के मुकाबले में अच्छा एक्सपीरियंस है ये काम कराने का। शिक्षित हूँ ये भी है, वैसे तो सभी शिक्षित हैं, पर मेरी थोड़ी सी शिक्षा और बेटर हो सकती है, जो मतलब उन लोगों के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बीटेक, MBA, LLB किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बात है कि आपने देखा कि मैं यहाँ बहुत कम समय में मैंने अपने आप को उन लोगों की लाइन में लाके खड़ा किया। तो आप देखेंगे कि जो लोग बहुत सालों से नहीं कर पाए, वो कुछ ही सालों में या कुछ महीनों में मैंने उनके बराबरी आ गई। तो इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत तेजी से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना आता है कि आप कम समय में अधिक काम कर सकें। तो ऐसी मेरी एक जो है मेरे अंदर योग्यता है, उसी के आधार पर मैं टिकट मांग रहा हूँ कि अगर मुझे वक्त थोड़ा भी समय मिलेगा तो मैं जल्दी बहुत ज़्यादा विकास करके दिखाऊंगा। अमित कुमार जी, आप नगर में काफी दिन से एक्टिव हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं, संपर्क लोगों से कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी से टिकट की भी उम्मीद कर रहे हैं। आपने जनता को कैसा महसूस किया है? नगर की जनता को क्या चाहिए विकास के तौर पे? उनको क्या चाहिए? क्या क्या कमी है नगर विधानसभा में जो आप विधायक बनने के बाद उनको सुधार करना चाहोगे? देखिए, ये सवाल मेरे साथ बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए और क्या कमी है। देखिए, यहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से वैसे तो जो है 5 कमियां हैं टोटल। पहली कमी बिजली, दूसरी कमी पानी, तीसरी कमी यहाँ पे जो है रोड का विकास ठीक से नहीं हुआ है, गांवों की सड़कें आप देखेंगे टूटी पड़ी हैं। चौथी, शिक्षा का जो है स्तर थोड़ा सा कमजोर है और अभी गांवों में शिक्षा का वो माहौल बच्चों को नहीं मिलता है। और 5वीं बात करूँ तो चिकित्सा, यहाँ आप देखेंगे तो चिकित्सा की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। अब अगर बिजली और पानी की बात करूँ तो इसके लिए तो पूरे राजस्थान में दिक्कत है। तो जो हमारी अगर सरकार आती है प्रदेश में, जब राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो पूरे राज्य में ही बिजली पानी की समस्या को ठीक करने के लिए काम करेगी। उसमें नगर विधानसभा भी हम उसमें शामिल कराएंगे और उसकी समस्या सुलझाने का काम करेंगे। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं, एक सड़कें, एक शिक्षा और चिकित्सा, जिसे विधायक भी अपने लेवल पे चाहे और सोच ले तो कर सकता है। तो मैं इन 3 चीज़ों पर काम करूंगा। एक तो जो यहाँ कमीशन खोरी चलती है, आप जो है विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, मैंने सुना है कि वो सरपंच से पैसा लेते हैं कमीशन के तौर पे, जब उन्हें पैसा देते हैं डेवलपमेंट करने के लिए अपने गांव में। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि वो पैसा कमीशन खोरी के चक्कर में ना सरपंच ठीक से काम कर पाता है और ना रोड ठीक से बनती है। तो वो जो चीज़ है उसे खत्म करना है। सबसे पहले तो मैं कमीशन खोरी बंद करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ विकास बढ़ेगा, सड़कें ठीक से बनेंगी, नंबर 1। नंबर 2 बात, जैसे यहाँ पे पढ़ाई के लिए अगर बात करें तो गाँवों में एक निःशुल्क लाइब्रेरी बननी चाहिए हर जगह, हर गाँवों में। क्योंकि बच्चे क्या है पढ़ने के लिए दूसरे गाँवों में जाते हैं और उसमें उनको परेशानी होती है दूर जाने में, ठीक से पढ़ नहीं पाते, बहुत से बच्चे जाने माँ बाप जाने भी नहीं देते। अगर उनके ही गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी खोल दी जाए तो बच्चों को अपने गांव में माल मिलेगा, माँ बाप रोकेंगे नहीं और वो पढ़ के अच्छी जगह जा सकेंगे। तो मेरी एक ये मुहिम चलाने का इरादा है कि हर गाँव में एक निःशुल्क लाइब्रेरी खोली जाए। और तीसरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो चिकित्सा के ऊपर कि एक सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर यहाँ बनना चाहिए। आप भी देखेंगे आजकल कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, और जब दुर्घटनाएं होती हैं तो यहाँ से लोगों को इमरजेंसी में जयपुर, दिल्ली, दूसरे शहरों में भागना पड़ता है। आपके शहर में कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे कुछ अच्छी सुविधा हो, एक अच्छा चिकित्सालय बने और एक अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर बने, ताकि यहीं पे इमरजेंसी में सुविधा दी जा सके और किसी की जान ना जाए दुर्घटना से।
अमित कुमार जी, नगर विधानसभा में 2.5 लाख वोटर्स रहते हैं और उनमें बहुत ज्यादा जो संख्या है किसानों की है। उनको डीएपी उचित रेट में नहीं मिलता है और उनको ये दिखाया जाता है कि डीएपी की किल्लत है। जब एक्स्ट्रा पे करते हैं तो उनको कहाँ से उपलब्ध हो जाता है। चाहे हम यूरिया की बात करें, सिंचाई के टाइम पे बिजली नहीं मिलती है और बिजली, पानी, शिक्षा, हर चुनाव में हर प्रत्याशी के पास हम भी पहुंचते हैं तो यही एक मिलता है कि मैं शिक्षा को दुरुस्त करूंगा, पानी को दुरुस्त करूंगा और बिजली की समस्या को दुरुस्त करूंगा। एक मजाक सा लगता है। तो अगर आपको टिकट पार्टी देती है और आप विधायक बनते हैं तो कैसे आप इन चीजों को सुधार करेंगे? मैंने बताया कि देखिए, निःशुल्क लाइब्रेरी बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो शिक्षा पे सुधार किया जा सकता है। जब बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ माहौल देना है। आप जरूरी नहीं है कि उन्हें जो है बहुत बड़े स्कूल खोलिए तभी बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस खोलिए। पहले आपको उनको माहौल देना है। वो जिन स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं से शिक्षा अच्छी करके, प्राप्त करके, और आगे वो बहुत सिलेक्शन करा सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसे ही चिकित्सा की कुछ बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर सरकार थोड़ा सा वो देगी तो वो होगा। और दूसरी बात, जैसे बच्चे पढ़ेंगे तो वही बच्चे जब डॉक्टर्स बन के आएंगे तो यहाँ नर्सिंग होम खोलेंगे, चिकित्सालय खोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली दोनों सुविधाएं बढ़ जाएंगी। रही बात किसानों की, देखिए आप किसानों के लिए, और मैं तो कहूंगा हर वर्ग के लिए, आप देख ही रहे हैं कि जैसे अभी जो है संसद में एक महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लेके आए हैं। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हर वर्ग के लिए सोचते हैं। महिला हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर एक पे वो जो है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। दिन रात वो इसी में लगे रहते हैं कि हर वर्ग का विकास हो सके। और किसानों के लिए भी वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और किसानों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। किसान बिल लाने की कोशिश की गई लेकिन वो किसी वजह से रह गए। अब उस पर फिर जो है संशोधन करके और उन पर काम किया जा रहा है। जो आपने डीएपी की बात की, उसी के लिए काम हो रहा है कि ताकि किसानों को उचित जो है उनका मूल्य मिल सके और जो किसानों की स्थिति डाउन है वो ऊपर जा सके, उनका भी जो है विकास हो सके। और हम भी उसमें काम करेंगे। ऐसा नहीं है, जब आप देखिएगा सरकार आएगी प्रदेश में, अगर सरकार हो, और अभी तो जैसे आप यूपी देखिए, यूपी में डबल इंजन की सरकार बन गई है। योगी जी भी काम कर रहे हैं, मोदी जी भी काम कर रहे हैं, वहाँ लगातार विकास हो रहा है, बड़े बड़े लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर राजस्थान में भी ऐसा हो जाए तो यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत तेजी से राजस्थान का विकास होगा। लोग ये भी बोलते हैं कि पैराशूट प्रत्याशी नगर में आ रहे हैं, तो अगर आप विधायक बने तो आपका जो रेजिडेंस रहेगा कहाँ पे रहेगा? देखिए, पैराशूट वो होते हैं जो आए लास्ट मोमेंट पे और अचानक से चुनाव में आए और अचानक से टिकट मिल गया। पहली बात तो क्या है कि मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 2 चैनल चलाए, कानून रिव्यू और गुजस न्यूज। उसके लिए मैं बहुत राजस्थान में घूमा। राजस्थान में आप यकीन मानिए कि जितने भी प्रत्याशी हैं, और कहीं भी किसी भी जिले के प्रत्याशी को आप उठा लीजिए, वो इतना नहीं घूमा होगा, बड़े नेताओं को कुछ को छोड़ दें, तो जितना मैंने घूमा है। हर एक गांव में जा जाके मैंने जो है वीडियोस बनाए हैं, खासतौर पे गुर्जर समाज में, चूंकि गुजस न्यूज चलाता था तो उसकी वजह से। बयाना में मैं जो है एक एक गाँव में गया हूँ जहाँ पे जो अपने 73 लोग शहीद हुए थे गुजर आरक्षण के दौरान, उनके घर घर जाके उनकी क्या स्थिति है आज, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, हर गुजर समाज के हर जिले में मैं गया हूँ। तो ये पैराशूट वाली बात तो सिर्फ नेता उड़ाते हैं। जो यहाँ के नेता हैं उनको लगता है कि ये लोग यहाँ आके क्यों हमारा जो है जगह को ले रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग क्षेत्र में आके, हम बिना मेहनत करे ही विधायक बन जाते थे, तो ये जो है हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। पैराशूट की तो बात नहीं है। जहाँ तक रेजिडेंस की बात है, आपने अभी अब देखिए, नगर जो है यहाँ पे, नगर के अंदर दुद्दी का नंगला गाँव पड़ता है, उसमें मैंने अपना मकान बना लिया है। आप मेरे मकान पे आइए, आपको मैं दिखाऊंगा। पूरा मकान बना हुआ है प्रॉपर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 1 कमरे 2 कमरे का मकान है कि टेम्परेरी बनाया गया है। मैंने कोई रेंट पे मकान नहीं लिया हुआ है, पूरा प्रॉपर मकान बनाया है, प्लॉट खरीद के, जमीन खरीद के, और मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन किया। मैं यहीं रहने वाला हूँ। विधायक बनना ना बनना ये एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे रह के संघर्ष करूंगा, संगठन के लिए काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। और जिन नगर वासियों ने मुझे इतना सम्मान दिया है, जो जनता यहाँ की प्यार और सम्मान दे रही है, अलग अलग गाँवों के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। अब तो मेरा उनके साथ एक संबंध बन गया। मैं यहीं रह के उनके लिए काम करूंगा। अगर आपको पार्टी टिकट भी नहीं देती है तो क्या आप उन लोगों के साथ में रहेंगे जो आप लोगों के साथ में इस टाइम जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि मैं किसी को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। पार्टी टिकट दे ना दे तो पार्टी का फैसला है, लेकिन पार्टी संगठन में काम करने का तो मौका देगी ही देगी। जो व्यक्ति काम करना चाहता है, पार्टी को कार्यकर्ताओं की जरूरत है। अच्छे कार्यकर्ता पार्टी, हर कोई पार्टी चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं को सम्मान भी देती है, काम भी देती है। तो मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ। लोगों की आवाज उठाऊंगा, ऐसे ही जैसे अब तक उठाता रहा हूँ। अब तक मीडिया के माध्यम से उठा रहा था, अब राजनीति के माध्यम से उठाऊंगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ है, आप क्या समझते हैं? अपनी राय रखें। देखिए साहब, आज जो सुविधाएं मिल रही हैं,
आप गुजरात में जाइए, गुजरात में सब पहले ये कहते थे मोदी जी के बारे में कि वहाँ जो है मुस्लिमों के खिलाफ हैं। उन्होंने वहाँ सारे मुसलमानों को जो है ऐसी सुविधाएं दी, उनको बिजनेस करने का ऐसे मॉड्यूल तैयार किए कि आज वहाँ का मुसलमान खुश है, रईस हो रहा है, पैसे कमा रहा है। इसी तरह अगर आप जाते हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, योगी के लिए यही लोग कहते थे, लेकिन वहाँ भी जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो सब उनसे खुश हैं। परेशान कौन होता है? परेशान वो है जो भटका हुआ है, बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, जेब कतरा है, छोटे छोटे गलत काम कर रहा है। किसी भी अच्छे काम करने वाले को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं के द्वारा उड़ाई जाती है, क्योंकि नेताओं को राजनीति में तुष्टीकरण करना होता है और उस तुष्टीकरण के लिए वो बच्चों को गुमराह करते हैं पहले तो, फिर उन्हें जब वो गलत रास्तों में लग जाते हैं उनको संरक्षण देते हैं, और फिर जब उनको संरक्षण देकर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं तब ये शोर मचाते हैं, पुलिस जब उन पर कार्रवाई करती है कि ये जो है मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। यही आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम चीज नगर विधानसभा में हो रही है। पहले यहाँ जो गुमराह बच्चे थे, पहले उन्हें फ्रॉड के रास्ते पे लगाया जाता है, वो OLX फ्रॉड के तरीके और अलग अलग तरीके से फ्रॉड करते हैं। फिर वो जो है जब भटके हुए बच्चे उस फ्रॉड के क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनको संरक्षण दिया जाता है। फिर बच्चों के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि यार अब मेरा तो कुछ हुआ नहीं, ये तो बढ़िया है, पैसा भी आ रहा है और कुछ होता भी नहीं। फिर उनको वो गलत रास्ता सही लगने लगता है। अब जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है मजबूती से, बाद में जब मजबूत सरकार आती है और कार्रवाई होती है, तब वो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये सिर्फ तुष्टीकरण का मामला है, कोई कार्रवाई किसी गलत आदमी के खिलाफ नहीं होती और कोई सरकार कभी भी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं होती। हर एक समुदाय को अपना व्यक्ति मानते हैं। आपने सुना भी होगा नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासियों के बारे में बात करते हैं, उसमें वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। तो ये तो सब सिर्फ नेताओं के तुष्टीकरण का मामला है। मौजूदा विधायक वाजिब अली जी, लोग कहते हैं विकास पुरुष हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उनसे क्या समझते हैं आप? संतुष्ट हैं या क्या कमी रही है? देखिए, मेरे संतुष्टि का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फिर भी नया ही हूँ। आप क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे जाके पूछिए। मैं तो पहले पत्रकारिता के नाते लोगों से मिलता था, उनके पास जाता था, उनके सर्वे करता था, गांव-गांव घूमता था। तो मुझे तो हर जगह से एक ही रिपोर्ट मिली कि उन्होंने किसी भी क्षेत्र में सिर्फ अपने कुछ खास क्षेत्र या कुछ चाहने वालों की बात कर लें जो उनके बहुत नज़दीकी लोग हैं, या एक स्पेशल समुदाय के कुछ गाँवों को पकड़ लें, तो वहाँ उन्होंने काम किया है और इसके सिवा उन्होंने कहीं काम नहीं किया। वो कितना भी शोर मचाएं, लेकिन लोग, जनता खुलेआम उन्हें जो है चैलेंज करती है कि अब की बार आप हमसे वोट लेके दिखाइए। तो वो ऐसा तभी करती है जनता जब जो है आपने उनका काम ना किया हो। अगर आपने काम किया होता तो कभी भी जनता आपके खिलाफ नहीं बोलेगी। जनता यही कहती कि भाई हाँ, इन्होंने सबका काम किया। हाँ, जनता ये कहती है काम तो करते हैं लेकिन कुछ खास लोगों के लिए, सबके लिए नहीं करते। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ उन लोगों से उनको वोट मिलेगी, बाकी लोगों से मिलेगी नहीं। और तो इस तरह से नेता को नहीं सोचना चाहिए। नेता को हर एक के लिए काम करना चाहिए, वोट किसी ने दी हो या ना दी हो। अब आप विधायक बन गए हैं तो पूरी जनता के विधायक हैं। तो ये जो है काम तो उन्होंने नहीं किया। नगर में एक पंचायत हुई थी, गुर्जर समाज की पंचायत मैं कहूँगा, और पूर्व विधायक अनीता सिंह जी का उसमें विरोध हुआ था। क्या समझते हैं, पूर्व विधायिका ने काम किए थे, नहीं किए थे? इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप क्षेत्र में घूमे हैं, लोगों को नज़दीक से आपने देखा है, उनसे बातचीत की है। देखिए, क्या है कि जो पूर्व विधायक हैं वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता भी हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पंचायत हुई, लोगों की उनसे नाराज़गी होगी इसीलिए पंचायत हुई। जो कुछ गुजर समाज के लोग थे ज़्यादातर, उसमें और कोई नहीं था गुजर समाज की, क्योंकि अपना ही समाज है, वो भी उसी समाज से आती हैं और उनसे गुजर समाज के लोग थोड़े नाराज़ हैं। वो क्यों नाराज़ हैं, क्या वजह है, ये तो वो महापंचायत में लोगों ने बताया। लेकिन अब उसका स्पष्टीकरण अगर आप अनीता जी से मांगे तो ही बेहतर होगा, और अनीता जी बता सकती हैं कि क्यों लोग नाराज़ हैं। वाकई में उनकी नाराजगी है तो वो अनीता जी का काम है, उन्हें मनाए जाके, वो समाज के लोग हैं, उन्हें अपनी तरफ लेके आए। बाकी हम इसमें क्या कह सकते हैं, पंचायत करना, अगर कोई परेशान होता है तो पंचायत करेगा। लोगों ने पंचायत की, अब इसका क्या फैसला होता है, ये पार्टी इससे क्या डिसीजन लेती है, ये पार्टी का काम है। काफी ट्रैफिक सा है बीजेपी के प्रत्याशियों में, टिकट मांगने वालों में, कार्यकर्ताओं में, कि मेरे को टिकट मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो टिकट एक को ही मिलेगा, कैसे समझा पाओगे आप? लोगों में जो समझौता होगा, क्या कोई नाराजगी होगी? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो जितने लोगों से मिल रहा हूँ, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट मांगते हैं, सब मेरे घर आ चुके हैं। ज़्यादातर, एक आध को अगर मैं छोड़ दूं तो सबसे मेरी मुलाकात होती है। जब हम मीटिंग करते हैं, पार्टी मीटिंग्स होती हैं, उनमें सब हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। सबको पता है कि टिकट एक को मिलना है। और
मैं बाकी अब किसी के मन में क्या हो तो नहीं अभी बता सकता, लेकिन मेरे तरफ से ये श्योरिटी मैं हर एक को देता हूं कि अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो मैं आपके साथ पूरी तरह से खड़ा रहूंगा, आपके समर्थन में, और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वो करूंगा। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है और मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और के लिए, किसी और पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा, ना किसी तरह का कोई चुनाव लड़ूंगा। तो मेरी तरफ से तो पूरी श्योरिटी है और मैं समझता हूं कि सभी लोगों की तरफ ऐसा ही है, कोई गुटबाजी या कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप और अनीता जी का एक मंच था, शायद कार्यकर्ताओं का कोई मीटिंग थी, तो वहां पे मैंने सुना था कि कमरे की बात कमरे में होनी चाहिए। वो क्या मामला था अमित जी, आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके बताएं। देखिए क्या था कि वहां पे जो है पार्टी की मीटिंग रखी गई थी। पार्टी की मीटिंग में क्या होता है कि सभी जो आकांक्षी हैं सभी लोगों को एक बराबर जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई एक हमारा कोई अगर बाहर से बड़ा नेता आ रहा है तो उसके सम्मान में हमको एक बड़ा कार्यक्रम रखना होता है और उस कार्यक्रम में सबकी बराबर की जिम्मेदारी होती है। अब उस जिम्मेदारी में क्या हुआ कि जो पीछे पोस्टर लगना था, जो किसी मंच के पीछे लगता है बैक साइड में बैकड्रॉप, उस पोस्टर पे सिर्फ अनीता जी का पोस्टर था। तो मुझे ये बात थोड़ी सी अखरी, मैं वहां गया, मैंने सिर्फ यही बात वहां लोग कही, तब तक लोग नहीं आए थे क्योंकि वहां लोग बैठे थे, सब अपने घर के कार्यकर्ता थे। तो मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में एक बात रखी कि जब सारी जिम्मेदारी, किसी भी तरह की जिम्मेदारी होती है, जब सब में बराबर बांटी जाती है तो स्टेज पे जो पोस्टर लगता है उसमें भी सबके फोटो लग जाए तो अच्छा होगा। किसी एक व्यक्ति का फोटो लगा के थोड़ा ऐसा लगता है कि उसी का महिमा मंडन किया जा रहा है, ये सारा का सारा कार्यक्रम उसके द्वारा प्रायोजित है। तो फिर हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब हम भी कर रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं उसमें नाम लिया जा रहा। ये बात मैंने स्टेज से कही थी, ये बात अनीता जी को खराब लगी, तो अनीता जी ने वहां ये आके कहा उसके बाद मेरे बाद स्टेज पे कि जो बातें हैं ये कमरे में बैठ के होनी चाहिए। तो मैंने एक ही बात की कि भाई वो कार्यकर्ता ही थे, वहां कोई पब्लिक नहीं थी, तो कार्यकर्ताओं के बीच में बात होती है, कमरे में बैठ के 1 to 1 हम बात कर लेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि सब कार्यकर्ता मिलके ही किसी जो है फैसला लेते हैं किसी मीटिंग का, या किसी निर्णय, कोई भी बात होती है ऐसी तो उसका निर्णय सब लोग मिलकर लेते हैं। यही बात थी। उसे थोड़ा सा कुछ प्रायोजित चैनल्स ने जानबूझ के, हो सकता है विधायक के इशारे पे या किसी के पे, उसे ऐसा दिखाया कि जैसे कोई गुटबाजी चल रही हो या कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो। अनीता जी से मेरा किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, मेरी उनसे जब भी कहीं मीटिंग में मिलती है नमस्कार होती है, और मैं उन्हें ठीक से बहुत ज्यादा जानता भी नहीं, ना वो मेरे बारे में जानती है। बस इतना ही है कि गूजस न्यूज के नाते वो मुझे पहले से जानती थोड़ा बहुत, और मैं भी उन्हें विधायक होने के नाते जानता हूँ। बाकी हमारे बीच में किसी तरह की लड़ाई तो नहीं है। नगर विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं, अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? जनता आपको सुन रही है। देखिए मैं पूरी जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूं। पिछली बार हमने एक गलती की, हम आपस में बटे, तो यहाँ पर जो है जो उंगलियां आपस में बट जाती हैं तो फिर वो ताकत कमजोर हो जाती है, मुट्ठी नहीं बन पाती। तो मेरा एक ही कहना है कि इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाए, आप उसके साथ खड़े होइए, अपनी वोट्स को बटने मत दीजिएगा, और सरपंच के चुनाव की तरह विधायक का चुनाव मत लड़िएगा कि ये मेरा रिश्तेदार है तो मैं इसे वोट दे दूं, ये मेरे जान पहचान का है मैं इसे वोट दे दूं, ये मेरी जाति का है तो मैं इसे वोट दे दूं। आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे साथ थे अमित कुमार जी राणा साहब, उनसे हमने उनके विचार आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।